एक बार पुनः आपका स्वागत। मैं जयप्रकाश पुनः इस ऑनलाइन मुहिम के अंतर्गत आज वाक्य रचना के आधार पर के आगे के भाग को लेकर प्रस्तुत हुआ। एक छोटा सा विचार कीजिए। सड़क चाहे कितनी ही ऊबड़ खाबड़ हो, सड़क चाहे कितनी भी ऊबड़ खाबड़ हो, उस पर एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है। लेकिन यदि एक अच्छे से अच्छे ब्रांडेड जूते में भी छोटा सा कंकड़ हो तो 2 कदम चलना मुश्किल हो जाता है। विचार कीजिएगा। तो पिछली बार हम उपस्थित हुए थे वाक्य की परिभाषा और उसके 2 अंग उद्देश्य और विधेय को लेकर, और उन पे हमने एक संक्षिप्त 10 मिनट की चर्चा की थी। उसमें दोहरान भी हुआ था। आज पुनः मैं उस पर दृष्टिपात कर देता हूं। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, जो एक इकाई के रूप में अपना संपूर्ण अर्थ प्रस्तुत करता है, जिसके 2 प्रमुख अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। इस पे हमने चर्चा की। उद्देश्य कर्ता का विस्तार और विधेय क्रिया का विस्तार, यानी उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वो विधेय। एक छोटा सा उदाहरण लेके हम प्रस्तुत हुए थे। मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसमें मोहन जो है वो कर्ता का विस्तार है, वह उद्देश्य है, और पुस्तक पढ़ता है क्रिया का विस्तार है, जिसमें कर्म भी शामिल है, विधेय कहलाता है। इस पर आज चर्चा जरूरी है, क्योंकि आज हम सरल वाक्य पे चर्चा करेंगे रचना के आधार पर, जो पहला भेद है, और उसमें भी परिभाषा में उद्देश्य और विधेय की चर्चा हुई है, वे शब्द आए हैं। तो इस पे हमें पूर्व ज्ञान को थोड़ा दोहराना आवश्यक था। तो आज हम शुरू करते हैं रचना के आधार पर प्रथम भेद, सरल वाक्य। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हेडिंग है हमारी जो वाक्य रचना के आधार पर। वाक्य के भेद जो है वो रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, और उसका प्रथम भेद है सरल वाक्य। सरल वाक्य पे हम चर्चा करते हैं तो आप देख पा रहे हैं इसकी परिभाषा को। जिन वाक्यों में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, सरल वाक्य कहलाते हैं। मैं उधर आ जाता हूं, शायद कोई दिक्कत हो। जिन वाक्यों में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो, सरल वाक्य कहलाते हैं। यानी उसमें उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं, विधेय केवल एक ही होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 10वीं तक केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 90% एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय वाले प्रश्न पहचानने के लिए बहुधा पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। लेकिन हमें परिभाषा को एक से अधिक उद्देश्य भी इसमें मद्देनजर रखना है। इसमें एक ये आप लाल रंग का एक बिंदु देख पा रहे हैं, ये इस परिभाषा के साथ बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो बता रहा है सरल वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है। ये जब ही लग जाता है, यानी एक ही मुख्य क्रिया होती है, अन्य जो क्रियाएं होती है वो सहायक क्रियाओं की भूमिका निभाती है या उनका निर्वहन करती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं फिर बता दूं, आप ध्यान रखेंगे उद्देश्य और विधेय, जिनके बारे में हमने पहले जिक्र किया था। और एक महत्वपूर्ण बात की मुख्य क्रिया एक ही होती है सरल वाक्य में। हम आसान तरीके से समझते हैं। मैंने यहाँ पर 2-3 उदाहरण लिए हैं, और पहले उदाहरण पर हम गौर करते हैं और अच्छे से समझते हैं। पहला उदाहरण आपके सामने है, देखिए, जहां पर ये लाइट पड़ रही है। राम और मोहन बाजार जाकर विद्यालय जाएंगे। राम और मोहन बाजार जाकर विद्यालय जाएंगे। एक भ्रम पैदा करता है यहां पर ये और शब्द। ये भ्रम क्यों पैदा करता है? ये भ्रम इसलिए पैदा करता है कि संयुक्त वाक्य में ये और जो है जोड़ने का काम करता है 2 वाक्यों को। तो अक्सर इसको देखकर शिक्षक जब संयुक्त वाक्य पढ़ाते हैं तो ये बता देते हैं कि और जहां पर आया हुआ है वो संयुक्त वाक्य है, क्योंकि और जोड़ने का काम करता है। इसलिए मैंने ये वाक्य यहां पर विशेष रूप से लिया है। इस और को ध्यान से देखिए। ये और जो है यहां पर तो वाक्यों को जोड़ने का काम न कर राम और मोहन इन 2 संज्ञाओं को जोड़ने का काम कर रहा है, जो कि सरल वाक्य में ही आता है, संयुक्त वाक्य में नहीं आता है। ये और यदि 2 वाक्यों को जोड़ रहा होता तो संयुक्त वाक्य में आता। इसका आपको ध्यान रखना। जब हम संयुक्त वाक्य पढ़ेंगे तब अच्छे से इसका हमें ज्ञान हो जाएगा, उस पर अच्छे से हम चर्चा करेंगे उस समय। तो हमारा वाक्य था राम और मोहन
बाजार जाकर विद्यालय जाएंगे। इस वाक्य को ध्यान से देखिए, इसमें एक से अधिक उद्देश्य है, राम और मोहन, लेकिन जो विधेय है वो केवल एक ही है, बाजार जाकर विद्यालय जाएंगे। यानी कर और क्रिया का जो विस्तार है वो एक ही है, बाजार जाकर विद्यालय जाना। और इसमें खास बात यह है कि मुख्य क्रिया एक ही है, और मुख्य क्रिया ये है कि विद्यालय जाने की क्रिया, यानी वो जाएंगे, जाना क्रिया यहां पर प्रमुख है। अब एक और पहचान, जैसा मैंने अनुभूत किया, इस मुख्य क्रिया के अभाव में, ये जो मुख्य क्रिया है, ये जो रेखांकित की हुई इधर ये तीर बनाया हुआ है, इस मुख्य क्रिया के अभाव में वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं देगा। तो थोड़ा हम देखते हैं कि कैसे पूर्ण अर्थ नहीं देगा। मान लीजिए मैं इस वाक्य को, इस मुख्य क्रिया को थोड़ा सा इस प्रकार रोक कर, बंद करके बोलता हूं, या इसको नहीं बोलता हूं, हटा देता हूं, तो वाक्य किस प्रकार होगा। देखिए, राम और मोहन बाजार जाकर विद्यालय। पहली बात, ये वाक्य पूर्ण नहीं है और ये अर्थहीन है, अपना पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। और ये अपना पूर्ण अर्थ तभी देगा जब ये जाएंगे क्रिया इसमें जुड़ेगी। तो ये सरल वाक्य की सबसे बड़ी खासियत है, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो पुनः विचार कीजिए, राम और मोहन बाजार जाकर विद्यालय जाएंगे, इस मुख्य क्रिया के अभाव में वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं देगा, अतः यह सरल वाक्य का उदाहरण है। इसमें एक से अधिक उद्देश्य है, एक विधेय है और मुख्य क्रिया केवल एक ही है, जाएंगे। दूसरा अक्सर पूछा जाने वाला वाक्य है बोर्ड परीक्षाओं में, परिश्रम करने वाले व्यक्ति सदैव सफल होते हैं। ध्यान से देखिएगा, परिश्रम करने वाले व्यक्ति सदैव सफल होते हैं। यह सरल वाक्य का उदाहरण है, इसमें एक ही मुख्य क्रिया है, ये परिभाषा पे खरा उतरता है। और जो रेखांकित की हुई क्रिया है होते हैं, अगर उसको हम नहीं बोलते हैं तो ये वाक्य अधूरा है। इस प्रकार परीक्षा में यदि प्रश्न आ जाए तो आपको लगता है कि ये सरल है या मिश्र है या संयुक्त है, तो सरल वाक्य की जो पहचान यदि आपको लगे तो जो उसकी अंतिम क्रिया जो होती है वो मुख्य क्रिया होती है, उसको यदि आप थोड़ा सा अपना हाथ रख के या उसको न बोलकर बाकी वाक्य को यदि आप बोलेंगे तो वाक्य पूरा अर्थ नहीं देगा। अर्थात मुख्य क्रिया के अभाव में वाक्य पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, मीन्स वह सरल वाक्य है। तो देखिए यहां पर परिश्रम करने वाले व्यक्ति सदैव सफल, मैंने यहीं तक बोला सदैव सफल, तो ये पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। हो सकता है कि दूसरी तरीके से ये दे रहा हो, वो अलग बात है, लेकिन यहां पर पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा। एक और वाक्य जो काफी लंबा है, देखिए अक्सर कक्षाओं में पढ़ाते वक्त बच्चों को जब हम सरल वाक्य पढ़ाते हैं तो छोटे छोटे वाक्य दे देते हैं। जब छोटे छोटे वाक्य देते हैं तो बच्चा एक दिमाग में इमेज बना देता है, बिंब बना देता है, एक उसकी कल्पना बैठ जाती है दिमाग में, वो सोच बैठ जाती है कि सरल वाक्य छोटे होते हैं। तो उनके लिए मैं अक्सर बताता हूं कि सरल वाक्य छोटे हों जरूरी नहीं है, सरल वाक्य काफी लंबे भी हो सकते हैं, वो एक फ्लो में चलते हैं, एक गति में चलते हैं, और आखिरी जो क्रिया होती है वह जब उससे जुड़ जाती है तो वह पूर्ण अर्थ देता है। तो देखिए एक ऐसा ही लंबा वाक्य मैंने आपके उदाहरण के लिए लिया है, तो उसको देखिए, ये जो तीसरा है, इस संसार में ईमानदार व्यक्तियों को हमेशा आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। काफी लंबा है वाक्य और बच्चा लिख लेता है, उसको तुरंत लिख देता है मिश्र है, क्योंकि ये लंबे वाक्य तो मिश्र में आते हैं, संयुक्त वाक्य में आते हैं, दो जुड़े हुए होते नहीं। इस पे गौर कीजिएगा, इस संसार में ईमानदार व्यक्तियों को हमेशा आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। तो ये देखिए उद्देश्य हो गया इस संसार में, आगे का पूरा भाग विधेय हो गया, ईमानदार व्यक्तियों को हमेशा आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है। अब बात करते हैं कि मुख्य क्रिया कौन सी है इसमें, याद किया जाना। अब पुनः मैं वाक्य को बोल रहा हूं, देखिए वो वाक्य आपको अधूरा लगेगा, मतलब कि मुख्य क्रिया के अभाव में सरल वाक्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, वो अर्थहीन होता है। देखिए, इस संसार में ईमानदार व्यक्तियों को हमेशा आदर और सम्मान के साथ याद किया जाता है।
अब और बोल रहा हूं, इस संसार में ईमानदार व्यक्तियों को हमेशा आदर और सम्मान के साथ याद, यहां मैंने रोक दिया, किया जाता है क्रिया को नहीं बोला, और वाक्य अधूरा है, वो अर्थहीन है, पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, मतलब वह वाक्य जो है सरल वाक्य है। तो सरल वाक्य के बारे में हमने ट्रिक समझी, संक्षिप्त रूप में समझा। देखिए, मैं मानता हूं कि व्याकरण में और वाक्य जैसे भाग में यदि हम बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं, उलझाव आ जाता है, तो फिर देखिए 5 लोग बैठते हैं, वैयाकरण बैठते हैं, व्याकरण के ज्ञाता बैठते हैं, 6 परिभाषाएं आ जाती है और कई मतभेद हैं। उन मतभेदों को एक तरफ दरकिनार कर दीजिए और जो परीक्षा की दृष्टि से है और मोटे मोटे तौर पर हम उस कॉन्सेप्ट को, उस परिभाषा को अच्छे से, सामान्य जानकारी को अच्छे से समझ पाएं, उतना ग्रहण करें। धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप व्याकरण का और अध्ययन करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। 10वीं तक जो है इसी तरीके से इतना संक्षिप्त और शॉर्टकट रूप में अगर हम समझेंगे तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। तो यहाँ पर आज हमने वाक्य रचना के आधार पर सरल वाक्य को समझा। मैं पुनः एक बार दोहरान कर देता हूं, क्योंकि दोहरान से बातें याद हो जाती है, क्योंकि काफी कुछ जल्दबाजी में बातें गड्डमड हो जाती है। तो हमने केवल सरल वाक्य के बारे में आज पढ़ा। हमने 3 से 4 चीजें आज पढ़ी है, ज्यादा नहीं, कि सरल वाक्य कहते किसे। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक से अधिक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय के बारे में पहले हम अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा, उसका मुख्य बिंदु है कि उसमें मुख्य क्रिया एक ही होती है। सरल वाक्य में मुख्य क्रिया एक ही होती है, उसके अभाव में वह वाक्य अधूरा रह जाता है। साधारण सा वाक्य हम लेते हैं इसके लिए, राम पुस्तक पढ़ता है। अगर इसमें मुख्य क्रिया पर हम दृष्टि डालें तो पढ़ता है मुख्य क्रिया है, पढ़ना मुख्य क्रिया है। इसको यदि हम नहीं बोलते हैं तो राम पुस्तक इतना ही रहेगा। उस मुख्य क्रिया के अभाव में ये वाक्य अधूरा है, मतलब ये सरल वाक्य है। तो इस प्रकार हमने 2-3 उदाहरण लिए, सरल वाक्य की संक्षिप्त परिभाषा को समझने की कोशिश की। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो संयुक्त वाक्य से संबंधित होगा। और चलते चलते एक बात और, विपरीत परिस्थितियां सुनिएगा। विपरीत परिस्थितियां मनुष्य के जीवन को सर्वोत्कृष्ट बनाती है, विचार कीजिएगा। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, बने रहिए। धन्यवाद।